हेलो एवरीवन। आज हम बूटस्ट्रैप की डिस्प्ले एंड मार्जिन यूटिलिटीज को स्टडी करेंगे। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ के साथ देखें, बिकॉज कोई भी एरर आता है या कोई नई फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत हेल्प करती है। जैसे ये है बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन, हमने ये साइट खोल ली है। इसमें हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और डॉक्स में से आज हम सबसे पहले मार्जिन स्टडी करते हैं। ये यूटिलिटीज के अंदर स्पेसिंग ऑप्शन में, या फिर आप कोई भी चीज आपको करनी है ना इसमें डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो हम स्टडी करेंगे मार्जिन एंड पैडिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपने CSS स्टडी की है ना तो आपको पता होगा कि मार्जिन एंड पैडिंग होता क्या है, अदरवाइज यू वोंट बी नोइंग। बट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मार्जिन होता है स्पेस अराउंड द एलिमेंट। ये आप समझो, कोई भी एलिमेंट है ना उसके अराउंड कितनी स्पेस है उसे हम कहते हैं मार्जिन, और हम पैडिंग कहते हैं किसे, स्पेस विद इन द एलिमेंट। अभी हम मार्जिन एंड पैडिंग का डिफरेंस देखते हैं। लेट्स से ये मेरे पास कोई भी डिवीजन है मेरा, उस डिवीजन के बाहर ऐसे होता है ना बॉर्डर हमारे पास कोई भी, तो जो बॉर्डर और इस डिव के बीच का डिफरेंस है, स्पेस है, उसे हम बोलते हैं पैडिंग। और जो इसके अराउंड स्पेस है हमारे एलिमेंट की, उसे हम बोलते हैं क्या, मार्जिन्स। ये आपको समझ में आया? लेट्स से मेरे डिव के अंदर, मेरे डिवीजन के अंदर कुछ मेंशन्ड है। लेट्स से मैंने अपने डिव के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख लिया। उस टेक्स्ट डिव के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा कोड। ये मेरा डिवीजन हो गया एक, और उस डिव का एक बॉर्डर है, ठीक है। फिर उसके अराउंड कुछ स्पेस हमने छोड़ दी एक्स्ट्रा। तो जो ये एक्स्ट्रा स्पेस इसके बाहर होगी इसे हम मार्जिन्स बोलेंगे, और जो कोड का, ये इसका और इसके बॉर्डर के बीच में स्पेस होगी उसे हम बोलेंगे पैडिंग। तो अब हम CSS में कैसे करते थे, मार्जिन में हमारे पास मार्जिन्स होते थे कैसे, हमारे पास होता था मार्जिन टॉप, कि कोई भी एलिमेंट है उसके टॉप का कितना मार्जिन होगा, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट राइट, ऐसे 4 हमारे पास मार्जिन्स होते थे, ठीक है। एक होता था ऑटो, जिसे हम हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए यूज करते थे। CSS की भी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो पैडिंग में हमारे पास क्या होता था, पैडिंग में भी सेम टॉप फिर बॉटम, फिर वहां पे हम रूल्स डिफाइन करते थे। तो क्या किया गया है बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप में ना कुछ क्लासेस प्री डिफाइन कर दी गई है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन्ड है कि M class is set for margin and P class is set for padding। तो मार्जिन में भी जो T है वो टॉप के लिए है, B है वो बॉटम के लिए है, और X और Y हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्जिन और पैडिंग के लिए है, और S और E ये RTL एंड LTR ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिंपल देखते हैं पहले। और साइज कैसे डिफाइन करोगे मार्जिन का, देखो अगर मैंने कोई भी एक डिव लिया, समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी मैंने एक डिव लिया, उसकी क्लास डिफाइन कर दी मैंने M2, तो इसका मतलब है मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारे मार्जिन 2 साइज पे सेट हो जाएंगे। और ये 2 साइज कहाँ से आ रहा है, आप यहाँ पे देखो, 2 for classes that set the margin or pattern to spacer variable *0.5। तो जो ये स्पेसर वेरिएबल ना लिखा हुआ है, ये बूटस्ट्रैप में ना कुछ स्पेस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइंड है, तो उस वेरिएबल का 0.5 होगा मेरा M2। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा मार्जिन सिर्फ
टॉप पे 2 आए तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी MT2। इतना समझ आया। अगर मुझे बॉटम पे चाहिए तो मैं MB2 ये क्लास यूज करूंगी। अगर मुझे चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मेरा मार्जिन हो 2 तो MX2। सिमिलरली वर्टिकल कोई भी आप 0 to 5 ले सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सारे हमारे हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी मार्जिन ना हो तो मैं क्या करूंगी, M0। समझ गए आप। और आप इसमें एक ये भी देख लो, नेगेटिव मार्जिन भी, जैसे हमने CSS जिन्होंने स्टडी किया उनको पता होगा कि नेगेटिव मार्जिन भी होते हैं। तो नेगेटिव मार्जिन को स्पेसिफाई करने के लिए हम करेंगे MN1। तो जो भी नंबर होगा ना 0 to 5, सॉरी 1 to 5, उसके आगे आपको N लगा देना है, तो वो नेगेटिव मार्जिन होगा। सेम हम P के साथ करेंगे, मतलब पैडिंग क्लासेस के साथ। अगर मुझे पैडिंग हर तरफ से 2 सेट करनी है तो मैं P2 लिखूंगी। अगर मुझे टॉप से पैडिंग सेट करनी है 3 तो मैं PT3 लिखूंगी। अगर मुझे बॉटम से 4 करनी है तो PB4 क्लास यूज करूंगी मैं। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली करना है तो PX2। मुझे P वर्टिकल में कुछ मार्जिन सेट करना है तो PY। अगर मुझे P वर्टिकल में कुछ मार्जिन सेट करना है तो PY5। इस तरह से मैं सारे अपने मार्जिन सेट कर सकती हूँ। आई होप आपको ये चीज जितनी भी है चलो समझ आई हो। अब हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग वाली भी बात देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जो MX ऑटो है ना, ये आपका कोई भी डिव है ना उसको हॉरिजॉन्टली, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम स्पेसिंग देके उसको सेंटर में ले आता है। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट अपना सेंटर में लेके आना है तो आप उसको क्लास दे सकते हो MX ऑटो। ये देखो आपको डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज प्रॉपरली डिफाइंड होती है, आप इसको फॉलो किया करो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दिस इज समथिंग आई कैन से। तो सास सॉरी ये जो एस वेरिएबल है ये हम जब जावास्क्रिप्ट स्टडी करेंगे ना तब आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसका हम ये करते हैं कि ना कोड भी साथ साथ देख लेते हैं। तो ये वो कोड था जो हमने कल करके रखा था लास्ट वीडियो में। इसका आउटपुट ये था। अब हम मार्जिन चेक कर लेते हैं। लेट्स से जो ये रेड डिविजन है उसे मैं मार्जिन देना चाहती हूँ हर तरफ से 2 का। तो मैं क्या सेट करूंगी यहाँ पे, M2। ठीक है, सेव करके देखते हैं। देखो ये जो रेड डिविजन है इसे हर साइड से मार्जिन मिल गया है 2। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ टॉप से मार्जिन लूं तो क्या करूंगी मैं, MT2। ठीक है, तो सिर्फ टॉप से मेरा 2 मार्जिन आएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके बॉटम में मैं मार्जिन दूं 2 तो ये देखिए बॉटम से भी मार्जिन आ गया 2। अगर मुझे MX2 करना है तो मैं वो भी देख सकती हूँ कि देखो हॉरिजॉन्टली हर दोनों साइड से 2 आ गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। समझ गए ना आप। तो इसी तरह से मैं दूसरे डिवीजन के साथ भी कर सकती हूँ। आई होप आपको मार्जिन्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। पैडिंग हम इसमें नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इस डिवीजन के अंदर मैंने अभी कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है या कुछ एलिमेंट नहीं लिया है। तो ऐसे करते हैं, चलो टेक्स्ट भी लिख ही लेते हैं। लेट्स से स्टिप के अंदर मैं H1 टैग में लिखती हूँ कोई भी एलिमेंट, यस। देखते हैं सेव करके ये आ गया है। तो अगर मैं इसको पैडिंग देती हूँ P5 तो देखो कैसे स्पेस आ गई ना उस एलिमेंट की और मेरे प्रीवियस की। तो हम इसको PX ऑटो देते हैं, हम इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर करते हैं। तो इस तरह से आप पैडिंग को चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे पैडिंग कैसे अप्लाई करनी है, कैसे उसमें चेंजेस होंगे पैडिंग के साथ। आप इस चीज को ना खुद से पूरा एक्सपेरिमेंट करना तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहो और क्लियर होंगी चीजें।
तो आई होप आपको मार्जिन्स एंड पैडिंग वाला तो पता चल गया कि हम बूटस्ट्रैप में मार्जिन्स और पैडिंग कैसे करते हैं। बाकी हम आगे अपने प्रोजेक्ट जब करेंगे तो इसको यूज करेंगे। तो दूसरा हमें करना था आज डिस्प्ले के लिए। ठीक है, तो अभी हम डिस्प्ले यूटिलिटी को स्टडी कर लेते हैं। डिस्प्ले में आपको पता है मेनली ना डिस्प्ले ग्रिड वाला हमने देख लिया, जैसे कंटेनर था तो वो हमने देख लिया हुआ है। लास्ट ग्रिड कंटेनर ही एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। तो डिस्प्ले होता है मेनली इनलाइन, जो हमने सीएसएस में पढ़ रखा है ज्यादा। वही देखते हैं, इनलाइन और एक होता है ब्लॉक, और फिर चला जाता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। तो इन सबको हम देखते हैं कैसे स्टडी करेंगे। पहले समझ लेते हैं। इनलाइन वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेम लाइन में आते हैं। जैसे मैं यूज करती हूँ स्पैन टैग। आपको पता है सीएसएस में एचटीएमएल में स्पैन टैग होता है। तो स्पैन टैग मेरा इनलाइन होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूँ ना दिस इज फिर स्पैन नोटबुक फिर स्पैन क्लोज, अगर मैं ये अपना कोड लिखती हूँ तो ये जो नोटबुक है ना वो दिस इज के साथ ही आएगी, नेक्स्ट लाइन में नहीं चली जाएगी। दैट मीन्स पूरी लाइन एक ही लाइन में आएगी। तो जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट सेम लाइन में नहीं आते, नॉट इन सेम लाइन। जैसे डिविजन, डिविजन है एक ब्लॉक टैग। अगर मैं एक डिव बनाती हूँ तो जो नेक्स्ट डिव होगा वो उसकी नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। व्हाट इज इनलाइन ब्लॉक? इनलाइन ब्लॉक होता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई डिविजन है, दो डिविजन्स हैं, जैसे मैंने एक ये डिव बना लिया, एक ये डिव, अब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। बट मैं चाहती हूँ कि ये दोनों डिव एक लाइन में आए, तो मैं इनके लिए यूज करूंगी इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले। तो फिर ये इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले यूज करने के बाद ये दोनों डिव ऐसे आ जाएंगे एक लाइन में। ठीक है, तो ये होते हैं डिस्प्लेस जो हम सीएसएस में सेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बूटस्ट्रैप में। अभी देखो ये साइड पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी डिस्प्ले सेट करना है ना तो उसके लिए आपको क्लास बनानी है डी, फिर उसकी वैल्यू। वैल्यू क्या है? कोई भी डिस्प्ले की वैल्यू। जैसे मुझे ब्लॉक चाहिए तो डी ब्लॉक, बस ये क्लास मुझे साथ में लगा देंगे और मेरा डिस्प्ले हो गया ब्लॉक। डी इनलाइन, तो मेरा डिस्प्ले हो गया इनलाइन। डी इनलाइन ब्लॉक, तो मेरा डिस्प्ले हो गया इनलाइन ब्लॉक। समझ रहे हो आप? ऐसे करके आपको बना सकते हो क्लासेस। और इसमें क्या है कि आप इसमें ब्रेक पॉइंट्स भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे मीडियम डिवाइसेस तक ही सिर्फ मेरा डिस्प्ले डी एम डी ब्लॉक में। ठीक है, मेरा डिस्प्ले मीडियम डिवाइसेस और उससे भी बड़े साइज के डिवाइसेस के लिए ब्लॉक हो जाएगा इस क्लास के साथ। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा लार्ज क्लासेस के लिए फिर से इनलाइन हो जाए तो डी एल जी इनलाइन। तो देखो आपको रिस्पॉन्सिव बनाने में कितनी हेल्प मिलेगी। ये सारा कुछ आप, आई होप आप इसको देखना, ट्राई करना, तो आपको और समझ आएगा। आगे हम प्रोजेक्ट्स में करेंगे इसको यूज, और समझ आएगा। बट मैं बस ये चाहती थी कि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि क्या क्या है। अब जैसे मैं चाहती हूँ, इस वाले एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। अगर मैं इसमें ये चाहूँ कि जो मेरा रेड है ना, रेड डिव, अच्छा इसमें एक और भी होता है कि अगर आप डी नन लिख दो ना तो वो एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा, वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। अब रेड डिव पे मैं एक रूल लगाना चाहती हूँ कि रेड डिव है जो वो विजिबल रहे। इसमें मैं आपको बता दूं, वो विजिबल रहे एक्सएस और स्मॉल डिवाइसेस के लिए। मीडियम के लिए वो इनविजिबल हो जाए। ठीक है, मीडियम डिवाइसेस के लिए वो इनविजिबल हो जाए, लेकिन लार्ज डिवाइसेस से वो फिर से विजिबल हो जाए। अगर मुझे ये सेटिस्फाई करना है तो मैं क्या करूंगी? आप देखो,
यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपली डी एम डी नन, क्योंकि मुझे मीडियम क्लास में इसको क्या करना है, डिस्प्ले को हटा देना है, इनविजिबल कर देना है। लेकिन मुझे फिर से लार्ज डिवाइसेस में इसे विजिबल करना है। अब डिवीजन का मैंने आपको बताया क्या होता है इसका, ब्लॉक। तो ब्लॉक कंट्रोल एस, इसकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है ना डिवीजन की। अब देखो, जैसे ये मीडियम पे गया इनविजिबल हो गया, जैसे ही लार्ज डिवाइसेस पे आया फिर से विजिबल हो गया। आपको समझ में आया कैसे ब्रेक पॉइंट्स और मार्जिन को भी हम इंटरमिक्स करके अपना एक रूल बना सकते हैं। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप आपको बहुत हेल्प करता है, जो आपको सीएसएस में जाके लिखना पड़ेगा डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले इनलाइन, वो आपको बस एक क्लास का नाम ऐड करके, वो भी इजी है, मार्जिन का एम, पैडिंग का पी, डिस्प्ले का डी, तो वो आप बस याद रखो और आप बूटस्ट्रैप को इजीली यूज कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप बहुत बेनिफिशियल है हमारी इस प्लेलिस्ट में। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। तो थैंक यू साथ बने रहने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इस चीज को सीख सकें। थैंक यू।